बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइकियाट्री। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम साइकियाट्री को रिवाइज करने वाले हैं। साइकियाट्री के अंदर आपको पता है दो एससीक्यू आने हैं प्रॉफ के अंदर। एक एससीक्यू शिज़ोफ्रेनिया से कंफर्म होता है और दूसरा एससीक्यू पता नहीं कहाँ से आता होता है, बड़ा अजीब व गरीब होता है। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया से कंफर्म एक एससीक्यू आता है, दूसरा मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन से, ईटिंग डिसऑर्डर से या फिर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से आता है। स्टार्ट करते हैं शिज़ोफ्रेनिया। तो जो शिज़ोफ्रेनिया वाला टॉपिक है, ओके, सबसे पहला है डिल्यूजन। तो जो डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को कहते हैं कि ऐसा बिलीफ जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे। ओके, डिल्यूजन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन बिज़ार और बिज़ार डिल्यूजन। जो नॉन बिज़ार डिल्यूजन होते हैं ये ऐसे डिल्यूजन होते हैं जो सही तो नहीं होते लेकिन उनके सही होने के चांसेस फिर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी क्लास का सीआर बन गया हूँ, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फट्टू हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि मैं सीआर बन सकता हूँ, तो ये है नॉन बिज़ार डिल्यूजन। जबकि बिज़ार डिल्यूजन है जिनके सही होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, उनका जो कंटेंट है अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मैं अमेरिका को सारे पैसे दे रहा हूँ या दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोलर ही मैं हूँ या अमेरिका का व्हाइट हाउस मैंने बनाया है, तो ऐसी जो बातें वो बिज़ार डिल्यूजन के अंदर आती है। अब इसके बाद डिल्यूजन के कंटेंट की बेस पर यहाँ पर 4-5 टाइप्स हैं। पहले डिल्यूजन हैलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये 3 चीज़ें आपको शिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। शिज़ोफ्रेनिया का 3 चीज़ों का एक ट्रायड होता है, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और लैक ऑफ इनसाइट। इनसाइट को जिसको उर्दू में फरासत कहते हैं। इसका मतलब है कि पेशेंट ये यकीन नहीं करता कि उसको डिज़ीज़ है। पेशेंट कहेगा मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अगर पेशेंट ये कहता है कि मुझे डिज़ीज़ नहीं है, ओके, ठीक हो गया, रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ इनसाइट और ये साइकोसिस में होता है, ओके। और अगर पेशेंट बिलीव करता है कि उसको डिज़ीज़ है, उसके अंदर कोई ना कोई मसला है, तो वो न्यूरोसिस के अंदर आता है। न्यूरोसिस में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आती है। तो डिलीजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? डिलीजन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इसको स्पेसिफ़ाई कर रही है, ओके, जो इससे रिलेटेड है, इसको रेफ़र कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टीवी देख रहा है तो कहता है कि ये न्यूज़ चैनल वाले मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। इसके बाद डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है कि उसके वो समझता है कि इसके पास स्पेशल पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कहता है कि मैं अमेरिका का मालिक हूँ, ओके, या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ पूरी दुनिया को। इसके बाद पैरानॉइड डिल्यूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरानॉइड का मतलब होता है कि बंदा ये सोचता है कि उसको कोई नुकसान पहुँचा रहा है या उसको कोई टारगेट करना चाह रहा है, कोई इसको किसी पे शक होता है। इसके बाद निहिलिस्टिक डिल्यूजन है, ये सबसे गंदा वाला डिल्यूजन है। इसमें वो बंदा ये समझता है कि वो मर चुका है या उसको कोई बॉडी पार्ट एक्जिस्ट नहीं करता या वो खुद ही एक्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद इरोटोमेनिक डिल्यूजन होते हैं, ओके। इरोटोमेनिया का मतलब है कि पर्सन का इरोनियस बिलीफ होता है कि इसका किसी के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल मेरा किसी या किसी और एक्ट्रेस का मेरे ऊपर क्रश है, वो ये समझता होता है, लेकिन गलतफ़हमी होती है। इसके बाद हैलुसिनेशन है। हैलुसिनेशन के अंदर क्या होता है? हैलुसिनेशन के अंदर जो सेंसरी यानी जो स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस नहीं होगा, एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी परसेप्शन होती है, इसको हैलुसिनेशन कहते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस को गलत परसीव करना, ओके, तो उसको बोलते हैं हम इल्यूजन बोलते हैं। तो जो हैलुसिनेशन होता है परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस है। तो उसकी जो टाइप्स होती है मोस्ट कॉमन ऑडिटरी होती है जो कि आपको शिज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलती होती है, ओके। विजुअल आपकी ऑक्सीपिटल लोब के लेयर में देखने को मिलती है, सोमैटिक है और फैक्टरी और गस्टेटरी होती है। इसके बाद डिसऑर्गेनाइजेशन है। डिसऑर्गेनाइजेशन आपके बिहेवियर के अंदर और आपकी थिंकिंग के अंदर होती है। एक बात रट्टा मार लेना कि जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपका बिहेवियर होता है, ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक होती है और इन्हीं 3 चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर, ठीक हो गया? तो ये बात को आपने देख लेना है। इसके बाद जो डिसऑर्गेनाइजेशन है कि आपकी जो थिंकिंग या बिहेवियर में बेतरतीबी है, तो पहला टेंजेंशियल स्पीच है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे से सवाल पूछेंगे, ओके, ठीक हो गया, तो वो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझसे कोई पूछती है कि आप कहाँ रहते हो? तो मैं कहूँगा मुल्तान से होता हुआ मैं रावलपिंडी चला गया। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने टॉपिक से बाहर निकलता रहेगा। सर्कमस्टेंशियल स्पीच है। सर्कमस्टेंशियल स्पीच में जो बंदा आंसर होगा वो राउंड अबाउट आंसर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुल्तान में कहाँ रहते हो? मैं कहूँगा मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज बस पास है उसके, तो ये सर्कमस्टेंशियल के अंदर आ जाएगा, ओके। डिरेलमेंट के अंदर क्या होता है, बंदा अचानक के टॉपिक को स्विच कर लेता है बगैर किसी लॉजिक के। लाइक अगर पूछे आप कहाँ रहते हो? मैं मुल्तान में रहता हूँ, पानी पिया था मैंने अभी, तो डिरेलमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद नियोलॉजिज़्म है, इसके अंदर न्यू इडियोसिंक्रेटिक वर्ड है लाइक बेरिजमासा, तुकासा, तो लास्ट में वर्ड सैलेड है। वर्ड सैलेड के अंदर बहुत सारे वर्ड्स जो कि कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं, मीनिंग तो होता है लेकिन कोई सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिबल होते हैं लेकिन कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं होता। उनको एक साथ फेंक दिया जाता है लाइक इस्लामाबाद, पानी, रोटी, तो इस तरह से जो चीज़ें फेंक दी जाती है। इसके बाद शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया में ट्रायड होता है डिल्यूजन का, हैलुसिनेशन का और लैक ऑफ इनसाइट का, ओके। तो ये ट्रायड को आपने रट्टा मार लेना है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है।
क्यों न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब है इसमें ब्रेन डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटी होती है। 3 चीज़ें आपस में लिंक होती है, ब्रेन की डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। अब इसमें 4 तरह के सिम्पटम होते हैं। पॉजिटिव सिम्पटम जो कि एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया में होती है, नेगेटिव सिम्पटम जो क्रॉनिक में होती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलती है, मूड और एंग्जायटी सिम्पटम देखने को मिलते हैं। अगर मूड वाले सिम्पटम आपको देखने को मिले, ओके, तो उसका नाम थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मूड का कंपोनेंट ऐड कर दें तो उसको शिज़ोअफेक्टिव कहते हैं और शिज़ोफ्रेनिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो 6 महीनों के अंदर-अंदर होता है। लेकिन अगर 6 महीनों से अंदर सिम्पटम आने लग जाए, ओके, ड्यूरेशन इसका 6 महीने से कम का हो, तो उसको शिज़ोफ्रेनिफॉर्म कहते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिफॉर्म के अंदर 6 महीनों से कम का ड्यूरेशन होता है और शिज़ोअफेक्टिव के अंदर क्या होता है, आपको मूड कंपोनेंट भी प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। लाइक आपको मैनिक एपिसोड देखने को मिलेगी या सीवियर डिप्रेसिव कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? ओके। इसके बाद देख लेते हैं डर्मेटोग्राफिक्स, तो ये रिलेटिवली मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, 20 से लेकर 30 साल वालों में ज़्यादा कॉमन है। ओके, ठीक हो गया? ओके। बाकी आइडेंटिकल ट्विन में होने के चांसेस 50% होते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस है, इसका जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, डिक्रीज ब्रेन साइज़ है, स्पेसिफिकली टेम्पोरल लोब वॉल्यूम से एसोसिएटेड होता है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है एक्यूट और क्रॉनिक के लिए? अब एक्यूट में पॉजिटिव सिम्पटम होते हैं जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्रॉनिक के अंदर नेगेटिव सिम्पटम होते हैं जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है। जो एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया होता है उसका निमोनिक है ABCD। ए से ऑडिटरी हैलुसिनेशन है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन हैलुसिनेशन, स्पेसिफिकली उन लोगों की हैलुसिनेशन होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर दूर दराज एरिया में रहते हैं। बी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ थॉट। ब्रॉडकास्टिंग में क्या हो सकता है? नंबर 1 थॉट इंसर्शन, वो ये समझता है कि किसी और की थॉट्स जिसको एलियन थॉट्स कहते हैं उसके माइंड में इंसर्ट कर दी गई है। नेक्स्ट है थॉट विड्रॉल, वो ये समझता है कि उसकी थॉट्स उससे चुराई गई है, उसके माइंड से थॉट ब्रॉडकास्टिंग, दैट मीन्स के उसकी थॉट्स किसी और के साथ शेयर की जा रही है। ओके। सी से कंट्रोल्ड फीलिंग इम्पल्सिव एक्शन, के उसकी फीलिंग्स को, इसकी इम्पल्सिस अन इनवॉलंटरी अर्ज को बोलते हैं, इसके एक्शन को कोई कंट्रोल करो। लास्ट में बिजार डिलीजन आ जाएगा। ओके। क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है? क्रॉनिक में आपको नेगेटिव सिम्पटम देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है, लाइक वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा। सो मूड इफेक्ट बोलते हैं मूड को, ब्लंटेड फ्लैटेंड इफेक्ट होगा। ओके, उसकी डिजायर खत्म हो जाएगी, पैथी होगा जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। ऑटिज्म होता है। ओके, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप रट्टा मार सकते हो, बल्कि इसका मैंने निमोनिक भी बनाया था यहाँ पर। ओके, पीसीबी से रट्टा मार सकते हो आप, पीसीबी। ओके, ठीक हो गया। ए से होगा एवोल्यूशन होगा, ए से ऑटिज्म होगा जिसमें सोशल विड्रॉल होगा, सोशल आइसोलेशन विड्रॉल होता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है। ओके, एलुजिया होगा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच है। पी से पुअर सेल्फ केयर, कैटाटोनिया जिसमें ऑकवर्ड पोस्चर होता है फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड। और बी से आ जाएगा ब्लंटेड या फ्लैटेंड इफेक्ट है। अब इस चैप्टर में रट्टा मार लेना, जो साइकियाट्री के अंदर जो कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होती है वैसे करवाते हैं ऑर्गेनिक डिजीज को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि सारे तो फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर है। फिर भी इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई, बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज के लिए। ओके, ठीक हो गया। और इस चैप्टर के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द डिजीज की जो ट्रीटमेंट होती है, जो ट्रीटमेंट और चॉइस होती है, वो आपकी क्या होती है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर आपने 3 चीज़ों को कंट्रोल करना है, उसका ट्रायंगल बना देता हूँ। एक इमोशन होता है, दूसरा आपका यानी जो आप फ़ील करते हैं, ओके, दूसरा आपका आ जाएगा, ओके, इमोशन आ गया, दूसरा थिंकिंग आ गया और आपका बिहेवियर हो गया। एक बार रट्टा मार लेना, जो आपने सुना होगा, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हैव पॉजिटिव। जो आपकी सोच जैसी होगी आपका एक्शन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ओके, सही हो गया। तो ये आ जाएगा। अगर सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड है एक्यूट अटैक की, तो एक्यूट अटैक के लिए आपने हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है। बाकी जो सब्सीक्वेंट होते हैं, यानी पहला जो एक्यूट अटैक के लिए हॉस्पिटल में, बाकी जो एक्यूट अटैक या क्रॉनिक के लिए वो आउट पेशेंट बेसिस पर ट्रीट करते हैं। और शिज़ोफ्रेनिया के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो एंटी साइकोटिक ड्रग इस्तेमाल होती है। मैं आपको सारा बता देता हूँ। एंटी साइकोटिक शिज़ोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल होती है। शिज़ोफ्रेनिया की डीडी में शिज़ोफ्रेनिफॉर्म और शिज़ोअफेक्टिव आ जाते होते हैं। क्लियर? मूड डिसऑर्डर के अंदर खास तौर पर जो डिप्रेशन वाले केस के अंदर आप एंटी डिप्रेसेंट्स इस्तेमाल करते हैं, एसएसआरआई, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आ जाएगा। बाइपोलर के अंदर लिथियम आ जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स इस्तेमाल करते हैं। यस, आपको थोड़ी सी डोज क्या करनी पड़ती है, आपको बढ़ानी होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसमें भी आप एंटी डिप्रेसेंट और बेंजोडाइज़ेपिन वाला आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर इसमें आप एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी etiology क्या होती है। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर वंस अगेन आप एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने पूरी फार्माकोलॉजी को लेके चलना होता है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ पे थे? शिज़ोफ्रेनिया की थे उसकी ट्रीटमेंट के अंदर थे, तो आपको बताया था जो फर्स्ट एपिसोड होती है एक्यूट अटैक की, तो उसके लिए आप हॉस्पिटल की एडमिशन कराते हैं। बाकी जो एक्यूट अटैक के लिए या क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया के लिए आप ओपीडी में ठीक करती है। ड्रग कौन सी होती है? एंटी साइकोटिक होती है। एंटी साइकोटिक
साइकोटिक 2 तरह की जनरेशन की होती है, टिपिकल, एटिपिकल। जो टिपिकल होती है वो मेनली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जो एटिपिकल होती है वो मेनली सेरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि जो टिपिकल होती है वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एटिपिकल वाली D2 को स्टिमुलेट कर देती है उल्टा। और एक बात रट्टा मार लेना, अगर हम डोपामाइन को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप डोपामाइन को ब्लॉक कर रहे हैं, तो एक काम कर रहे हैं, आप साइड इफेक्ट में पार्किंसन करवा रहे हैं। और ये जो ड्रग्स होती है एंटीसाइकोटिक, ओके, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती है वही वाली टिपिकल, एटिपिकल। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसका निमोनिक है CH, चैप्टर से रट्टा मार सकते हो, क्लोरप्रामाज़िन और हैलोपेरिडोल। और सेकंड जनरेशन के अंदर ओलेंजापिन, क्लोराज़ेपिन और रिस्पेरिडोन आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया? ओके, तो इसको आपने लेके चलना होता है। अब इसका ड्यूरेशन और ट्रीटमेंट क्या है? अगर पहली एपिसोड है तो आपने 1 से लेकर 2 साल तक आपने ठीक करना होता है। अगर सब्सीक्वेंट अटैक है, मज़ीद क्रॉनिक अटैक आ गया तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होता है। ओके, सॉरी। अब इनके साइड इफेक्ट की तरह आ जाती हैं। अभी डोपामाइन रिसेप्टर के अलावा एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। क्लोज़ापिन के अपने स्पेसिफिक और सीवियर साइड इफेक्ट आ जाती है। निमोनिक है C3D, C से कोलिनर्जिक ब्लॉकेट, C से क्लोज़ापिन और C से सीवियर डिफेक्ट और D से डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। जब डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो क्या 3 चीज़ें होगी। ओके, तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी। ओके, तो वैसे AGPT लिख देते हैं आप। ओके, ठीक हो गया। तो चैट जीपीटी से ए से एकथीसिया होता है जिसको मोटर रेस्टलेसनेस कहते हैं। ओके, जी से गैलेक्टोरिया और गायनेकोमास्टिया। क्यों? क्योंकि जो डोपामाइन होता है ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता होता है और प्रोलैक्टिन अगर नहीं इनहिबिट होगा तो गोनोरिया और सॉरी गोनोरिया कह रहा हूँ, गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, गायनेकोमास्टिया, प्रोलैक्टिनोमा वाले सिम्पटम आपको देखने को मिलेंगे। टार्डिव डिस्काइनेसिया हो जाएगा और पार्किंसन हो जाएगा क्योंकि जो बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामाइन की एक्टिविटी कम हो गई है। कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट के अंदर क्या होगा? कोलिनर्जिक में आपकी सिक्रेशन खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, ड्राई माउथ, इंपॉर्टेंस और ब्लड वेन होती है। क्लोज़ापिन का ब्लड के अंदर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट आता है, लाइक एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवा देगा। दैट इज वाई आपको WBC की मॉनिटरिंग करनी है, पहले इनिशियली हर हफ्ते में, फिर आपने फोर्टनाइटली, फिर आपने हर महीने करनी होती है। फिर इसके बाद CVS के साइड इफेक्ट, स्पेसिफिकली जो टाइप 2 होती है, वेट गेन के साथ साथ CVS के साइड इफेक्ट क्यूट इंटरवल को बढ़ा देती है। और जब क्यूट इंटरवल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्यूट इंटरवल बढ़ने की वजह से पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टॉर्सोइडिस डिपॉइंटिस होगा और सडन डेथ हो सकती है। और प्रोग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं। ओके, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया है, तो जो 1/3 होते हैं उनका गुड आउटकम होता है, 1/3 क्रॉनिक में चले जाते हैं और 1/3 रिलैप्सिंग डिजीज़ वापस आएगा। अब इन ड्रग का एक और इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अब हमने सारे सिंड्रोम्स पढ़ने हैं, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा फर्स्ट एड के ऊपर, फर्स्ट एड की साइकियाट्री के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ओके, तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होता है? में क्या होता है? ओके, तो न्यूरोलेप्टिक में फीवर होता है। ओके, यानी ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। ओके, फीवर होता है। ओके, ट्रेमर्स होती है, रिजिडिटी होती है। ट्रेमर रिजिडिटी मसल्स की है। दैट इज़ व्हाई आपको क्या देखने को मिलेगा? केराटिन फॉस्फोकाइनेज के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं असल में एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, तो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा चल जाती है, तो वो ट्रेमर रिजिडिटी करवा देती है, जिसकी वजह से केराटिन फॉस्फोकाइनेज के लेवल ज़्यादा होता है। फीवर है तो WBC बड़ा होगा। ओके, ट्रीटमेंट में आपने एंटीसाइकोटिक ड्रग को छोड़ देना है, आईसीयू में एडमिट करना है। ओके, फ्लूइड देने हैं, हाइपोथर्मिया को, क्योंकि फीवर हुआ है, इसको रिड्यूस करना है। मसल की रिजिडिटी के लिए डेंड्रोलिन और डेंड्रोलिन आ जाएगा। इन ड्रग के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन है, डोपामिन रिसेप्टर जो आपका आ जाएगा। ओके, एगोनिस्ट वगैरह आ जाता होता है। ओके, तो बाकी शिज़ोफ्रेनिक और इफेक्टिव तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद आ जाते हैं मूड डिसऑर्डर के अंदर। अब जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, मूड डिसऑर्डर 3 तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और डिस्थीमिया। यूनिपोलर डिप्रेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगी और डिप्रेशन के साथ आपको एसोसिएटेड सिम्पटम होंगे। अगर सिर्फ डिप्रेशन है और कोई एसोसिएटेड सिम्पटम नहीं है और वो क्रॉनिक है तो उसको डिस्थीमिया कहते हैं। बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर मूड एलिवेटेड होता है, लेकिन मूड एलिवेटेड के साथ अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ डिप्रेस मूड, यानी आपको मेनिया, हाइपोमेनिया या फिर साथ आपको डिप्रेशन देखने को मिल सकता होता है। पहला आ जाता है MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि यूनिपोलर डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। अब इनके रिस्क फैक्टर क्या होती है? अब रिस्क फैक्टर रट्टा मार लेना, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। ओके, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कोई लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन हो गया, फीमेल में ज़्यादा होता है। ओके, और स्पेसिफिकली जो हमारे मूड को एनहांस करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन होती है। दैट इज़ व्हाई जो ड्रग्स होती है एंटी डिप्रेसेंट इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देती होती है। ओके, लाइक आपका SSRI या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। अब इसको डायग्नोस करना है तो डायग्नोस करने के लिए पेशेंट का मूड डिप्रेस होना चाहिए। अब ये रट्टा मार लेना, उसका ड्यूरेशन, शिज़ोफ्रेनिया का जो ड्यूरेशन था एक्यूट और क्रॉनिक तो था ABCD और क्या मेमोनिक बनाया था मैंने A3PCB 6 महीनों के लिए, 6 महीनों से ज़्यादा। यहाँ पे आपको डिप्रेस मूड के साथ 5 या 5 से ज़्यादा सिम्पटम चाहिए और वो भी आपको एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए चाहिए। तो 5 या 5 से ज़्यादा जो सिम्पटम चाहिए उसका मेमोनिक है SIG, ECAPS, SIG, S से स्लीप है,
आई से क्या होगा इंटरेस्ट, जी से गिल्ट, ई से एनर्जी, सी से कंसंट्रेशन, ए से एपिटाइट, पी से साइकोमोटर, एस से सुसाइड, एस से स्लीप। अब इस बंदे की नींद बड़ी खराब होगी, दिन में सोएगा और रात को उठा रहेगा। इंटरेस्ट, इसका प्लेयरेबल एक्टिविटी में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, जिसको एनीडोनिया कहती है। गिल्ट, उसको वर्थलेस फील होगा। एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी होगा। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, भूख बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादातर कम हो जाती है। साइकोमोटर में आपको एजिटेशन या रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, लेथार्जी, और ऐसे सुसाइडल आइडिएशन होता है। ओके, ठीक हो गया। ओके, अब इसका जो ट्रीटमेंट है, कॉग्निटिव थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और कौन सी होती है, इंटरपर्सनल थेरेपी होती है। ओके, इसके साथ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के लिए आपको 2 से लेकर 6 हफ्तों का वेट करना होता है कि जब वो काम करेगी। स्पेसिफिकली 6 महीनों से ज़्यादा का आपने लेना होता है। ओके, जिस तरह शिज़ोफ्रेनिया के अंदर आपने 1 से लेकर 2 साल तक लेना होता है। अब साइकोथेरेपी और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी हो जाती है। ठीक हो गया। अब ड्रग्स कौन-कौन सी है? पहले है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये वो ड्रग है जो सेरोटोनिन और नोरेपेनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया। ओके, रीअपटेक को इनहिबिट करेगी तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा अच्छे तक काम करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई है, सीएच और ओसीआर। सी से क्लोप्रामाज़िन, हैलोपेरिडोल, ओ से ओलेंजापिन, क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन, ये एंटीसाइकोटिक है। इसका जो है एमिट्रिप्टालिन, इमिपेरामिन, क्लोमिपेरामिन है। अब इनका जो साइड इफेक्ट होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का, ओके, ये पोस्चरल हाइपोटेंशन करवा देती है। इसके अलावा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को भी बढ़ा देती है। क्यूटी इंटरवल को एक और ड्रग बढ़ाती थी, वो एंटीसाइकोटिक थी। और इनके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है। इसके बाद एसएसआरआई की तरफ आ जाते हैं। ये भी रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। ओके, ये लेस कार्डियोटॉक्सिक होती है, मतलब ये साइड इफेक्ट नहीं होगा, और ये लेस सीडेटिव होती है, ये वाला साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ओके, अब इसमें आप जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं, सेट्रालिन, सिटालोपराम, एसिटालोपराम, फ्लॉक्सोटिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट है, इंपॉर्टेंस वगैरह हो जाती है। इसके अलावा एजिटेशन, इंसोम्निया हो सकता है। और लास्ट में अगर आपने इनको मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ मिला के ले लिया, तो क्या होगा, सेरोटोनिन सिंड्रोम होगा। और अगर मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को हाई टेरामीन फूड के साथ ले लिया, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। इन 2 पॉइंट्स को आपने देखना है। बाकी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन तो हो गई होगी। ठीक हो गया। ओके, सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें फीवर होता है। जब फीवर हमने उसमें भी पढ़ा था, कहने का मतलब उसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से होता है। लेकिन इसमें मायोक्लोनस आ जाएगा, उसमें ट्रेमर, रिजिडिटी था, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, ये आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो इसको रट्टा मार सकते हो, फेम से रट्टा मार सकते हैं। ओके, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। इसमें फिनालजीन और ट्राइनाइलकेप्रोमीन आता है। इसका भी साइड इफेक्ट ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन और वेट गेन आपको देखने को मिलता होता है। खासतौर पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाई टेरामीन फूड से लोगे। लास्ट में कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होती है, बुप्रोपियोन है, मिर्टेज़ापिन है, विनलाफेक्सिन है, ट्राज़ोडोन है। विनलाफेक्सिन तो आपकी वो होती है, एसएनआरआई होती है। ठीक हो गया। बाकी ये सीज़र के थ्रेशोल्ड को कम कर देती है, इनको भी छोड़ दो। इसका नोट कर लो, ट्राज़ोडोन प्राइपिज़म ऑक्सीडेशन करवाती होती है। ओके, बाकी को वैसे छोड़ दो क्योंकि याद नहीं होगा। हाँ, विलफेक्सिन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कराती है, बाकी सारी हाइपरटेंशन करवाती है। बाइपोलर डिज़ीज़ के अंदर आ जाती है। बाइपोलर डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें मेनिया, हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब मेनिया होगा या हाइपोमेनिया होगा, इसकी बेस पर हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं। बाइपोलर टाइप 1 में मेनिया होगा, यदि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम ओवर एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, एलिवेटेड मूड। फिर हाइपोमेनिया और मेजर डिप्रेशन, यानी हाइपोमेनिया जो कम एक्साइटमेंट होगी रिलेटिवली। और बाइपोलर 2 के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट 1 हाइपोमेनिया और एटलीस्ट 1 मेजर डिप्रेशन, यानी अगर बड़ा मेनिया होगा तो 1, अगर छोटा मेनिया होगा तो टाइप 2 हो जाएगा। अब इसके रिस्क फैक्टर वंस अगेन जेनेटिक डिस्पोजिशन है, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आपको देखने को मिलता है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक बार रट्टा मार लेना, जो हमारा डिप्रेशन था ना, डिप्रेशन के लिए आपको 2 हफ्ते तक के लिए सिम्पटम चाहिए थे, तब डिप्रेशन लेबल करते हैं, अदरवाइज एंजाइटी होती है। लेकिन इसके लिए आपको 1 हफ्ते का चाहिए आपको, और 1 हफ्ते के लिए एलिवेटेड मूड चाहिए, और साथ आपको 3 या 3 से ज़्यादा सिम्पटम चाहिए। उसका निमोनिक होता है डिग फास्ट। ओके, ठीक हो गया। तो एलिवेटेड मूड के साथ, जिसका मूड एलिवेटेड होगा वो डिस्ट्रैक्ट आसानी से हो जाएगा, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ अटेंशन चली जाती है। आई से इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका इर्रिस्पॉन्सिबल अनइनहिबिटेड बिहेवियर होता है। जी से ग्रैंडियोसिटी, कि अपनी उसका कहता है कि मेरे पास ज़्यादा पावर है। जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके आइडियाज़ भी फ्लाइट होते रहते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है विद इंक्रीज लिबिडो, स्लीप कम हो जाती है क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा है। ओके, और टालकेटिवनेस होता है, और साथ में आपको हाइपोमेनिक सिम्पटम होते हैं, ये लेस सीवियर होते हैं। ओके, ठीक है, इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन में से चाहिए होती है। ओके, ठीक है, लेकिन लेस सिम्पटम होते हैं, इम्पेयरमेंट रिलेटिवली कम होती है। अब इसका ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट
ओके। एक्यूट मीनिया के लिए जो ड्रग का चॉइस वो लिथियम होती है, ये रट्टा मार लेना, और लिथियम के साइड इफेक्ट भी स्टार्ट करती है। लिथियम फर्स्ट चॉइस होती है मीनिया के लिए, इसकी नैरो थेरापेटिक विंडो होता है, तो आप इसकी रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग करनी है, 0.5 से 1 तक आपने रखनी होती है। हमेशा टीएसएच के लेवल और रीनल फंक्शन को चेक करना है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, ये 2 उसके साइड इफेक्ट है। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है? ओके, कैल्शियम और पीटीएस ज़्यादा हो सकता है, रीनल फेल्योर है, टेराटोजेनिक है, टेराटोजेनिक में एब्स्टीन एनोमली वगैरह हो सकती होती है। क्लियर? ठीक हो गया? ओके। तो एक्यूट मेनिया में लिथियम, और लिथियम के साथ आपने मूड स्टेबिलाइजर लेने हैं, क्यों? अदरवाइज कि ज़्यादा पागल तो नहीं हो जाएगा। मूड स्टेबिलाइजर में आप एंटीसाइकोटिक वेलप्रोइड और लैमोट्रिजिन आ जाएगा। वेलप्रोइड और लैमोट्रिजिन को रट्टा मार लो। डिप्रेशन में आप एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबिलाइजर आप इस्तेमाल करते होते हैं, वही मूड स्टेबिलाइजर आपके आ जाएंगे। ओके, तो इन शॉर्ट रिवाइज करवा दूँ आपको। पहले आप साइकोथेरेपी करवाओगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी। डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग है। ओके, जिसमें आप सोडियम वैल्प्रोइट और लैमोट्रिजिन इस्तेमाल करोगे। मेनिया के लिए आप लिथियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हो, साथ में आप लिथियम कार्बोनेट के साथ आप क्या लेते हो? ओके, लिथियम कार्बोनेट के साथ आप ले लेते हो, ओके, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी ले लेते हो, तो ट्रीट रेजिस्टेंट हाई डिप्रेशन है। बाकी इनका प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। लाइफ टाइम सुसाइड का रिस्पांस से लेकर 10 होता है, 10 से 15 रिलैप्स आफ्टर वन एपिसोड। इसके बाद चलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर 3 तरह के होते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिस होते हैं, और दूसरा आपको होता है फोबिक होता है। जनरलाइज में क्या होता है, किसी बंदे को क्रॉनिक एंजाइटी होती है, ओके, क्रॉनिक एंजाइटी होती है, ज़्यादा अर्से तक टेंशन होती है, ओके, क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट होती है जिसकी वजह से फंक्शनल इंपेयरमेंट होती है। अब ज़्यादातर ये फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता होता है, ओके, और एंजाइटी होती है, ओके, एंजाइटी इज प्रेजेंट इन मोस्ट डेज, ओके, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, 6 महीनों से ज़्यादा, इससे ज़्यादा सिम्पटम होते हैं, और इसमें सोमैटिक सिम्पटम भी होते हैं। सोमैटिक सिस्टम में ये है कि उसको रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी होती है, फटीग होता है, मसल में टेंशन होती है, ठीक है, अपने पट्टों में दर्द होता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब बॉवल हैबिट्स हैं। ओके, तो ये 4 एसोसिएटेड सोमैटिक सिम्पटम है, रेस्टलेसनेस, मसल टेंशन, डिस्टर्ब स्लीप और डिस्टर्ब बॉवल हैबिट्स आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर पहले पेशेंट की एजुकेशन, और पेशेंट को बताना है कि आपको यही है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस आपने करवानी है। साइकोथेरेपी के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ठीक हो गया? ओके, जबकि फोबिया के अंदर हम क्या करवाएँगे? सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन करवाएँगे, और इसकी जो ड्रग्स है, क्रॉनिक एंग्जायटी जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के अंदर, उसमें एंटी डिप्रेसेंट आती है, लेकिन आपको डोज़ बढ़ानी पड़ती है, और एंटी डिप्रेसेंट पहले 2 हफ्ते के अंदर एंग्जायटी को वर्सन कर सकती है। दैट इज़ व्हाई आपको चलाना पड़ता है काफ़ी अर्से तक। जो प्रेफर्ड एजेंट है, एसएसआरआई में पेरोक्सिडीन इस्तेमाल करते हैं, टीसीए में क्लोमिप्रामाइन इस्तेमाल करते हैं। सोमैटिक सिम्पटम जिसमें मसल कहते हैं, रेस्टलेसनेस, मसल की टेंशन, डिस्टर्ब स्लीप, तो उसके लिए आप बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए आप बेंजोडाइज़ेपिन इस्तेमाल करते हैं, और फिर बीबीए से रट्टा मार सकते हैं आप। फोबिक एंग्जायटी में क्या होता है, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आपको डर लगता है, ओके, एक्सेसिव एब्नॉर्मल फियर होता है, आप उसको अवॉइड करते होते हैं। लाइक किसी को सांप से डर लगता है, किसी को पब्लिक प्लेस में डर लगता होता है, जिसको सोशल फोबिया कहते हैं। फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट इन सोशल सिचुएशन, तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल फोबिया कहते हैं। लाइक स्टेज फ्राइट हो गया, यूरिनेशन इन पब्लिक रेस्टरूम डर लगता होता है उनको। ओके, ठीक है। एक स्पेसिफिक फोबिया होता है जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से होता है, लाइक किसी को मकड़ी से, छिपकली से या हाइट से डर लगता होता है। इसका ट्रीटमेंट पहला 1 सेकंड पेशेंट की एजुकेशन आएगा, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो तीनों एंजाइटी डिसऑर्डर में होता है। साइकोथेरेपी तीनों में है, ओके, लाइक सीबीटी तीनों के अंदर है। इस तरह सेम पैटर्न को रट्टा मार लेना, बस इसमें जो नई चीज़ आएगी वो है डिसेंसिटाइजेशन आ जाएगा। ओके, डिसेंसिटाइजेशन में जो चीज़ से आपको डर लगता है उससे आपका एक्सपोज़र कराते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, जिससे आपको अवॉइड करने में आसानी होती है। फिर फार्माकोथेरेपी में वही एंटी डिप्रेसेंट, बेंजोडाइज़ेपिन, बीटा ब्लॉकर जो आपने जनरलाइज़्ड एंग्जायटी में पढ़ा था, बैप से रट्टा मार सकते हो। ठीक हो गया? ओके, और यहाँ पे भी फार्माकोथेरेपी में सेम चीज़ है, डिसेंसिटाइजेशन, पैनिक वाला। अलबत्ता पैनिक में ये होता है कि पैनिक में बार-बार किसी बंदे को रिकरेंट पैनिक अटैक, बार-बार पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ओके, ठीक है? जो कि एक्सट्रीम एंग्जायटी के एपिसोड्स होते हैं, जिससे फिजिकल सिम्पटम भी एसोसिएटेड होते हैं। अब जो रिकरेंट पैनिक अटैक्स होते हैं, उसमें क्या-क्या रिकरेंट पैनिक अटैक होते हैं, जिसमें आपको सोमैटिक सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो उसको डायग्नोज़ करने के लिए आपको 4 या 4 से ज़्यादा सोमैटिक सिम्पटम चाहिए 10 मिनट के अंदर, और उसका ऑनसेट काफ़ी एक्यूट होता है। लाइक उसमें सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन चलेगी, टैकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन है, पसीना ज़्यादा आएगा, डिज़ीनेस है, चेस्ट पेन है, और मरने का खौफ होता है। और लास्ट में है कि फियर एंड अवॉइडेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम व्हिच एस्केप विल बी डिफिकल्ट, ओके, यानी उन जगहों पर अवॉइड करना जहाँ से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा अगर उसको पैनिक अटैक आ गया, यानी लोगों में घुलना-मिलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता। ठीक हो गया? क्योंकि वहाँ से बचना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, ठीक है?
तो ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है, बस इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो जनरलाइज़ एंग्जायटी डिसऑर्डर, फोबिक और पैनिक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जनरलाइज़ एंग्जायटी डिसऑर्डर का ऑनसेट क्या होता है? पर्सिस्टेंट होता है। ऑनसेट पर्सिस्टेंट है, यानी काफ़ी ज़्यादा अरसे तक होता है। जबकि फोबिक वाला सिचुएशनल होता है, ओके, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में होगा। जबकि पैनिक वाला बार-बार रिपीट होता है, कभी हुआ, कभी ठीक नहीं हुआ। प्रोक्सिमल होता है। इसमें जो बिहेवियर होता है, इसमें बंदे का बिहेवियर एजिटेशन होता है, उसकी बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा। इसमें अवॉइडेंस होता है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, और इसमें क्या होता है? एस्केप होता है कि जल्दी से मैं निकल के भागूँ इस सिचुएशन से, जिसमें एगोराफोबिया भी आ जाएगा। कॉग्निशन, जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपकी थॉट होती है, इसमें टेंशन होती है, परेशानी होती है एग्ज़ाम से। इसमें फ़ियर ऑफ सिचुएशन है कि पार्टिकुलर चीज़ से मैं कैसे भागूँगा, कैसे उसका खौफ होता है। और इसमें फ़ियर होता है सिम्पटम का, लाइक टैकीकार्डिया, हाइपरवेंटिलेशन, स्वेटिंग, डिज़ीनेस, चेस्ट पेन है। सिम्पटम इसमें पर्सिस्टेंट होते हैं, इसमें सिम्पटम एक्सपोज़र पे होते हैं, और इसमें सिम्पटम एपिसोडिक या प्रोक्सिमल होते हैं। तो इसका निमोनिक में से मैंने बनाया हुआ ओबीसीएस है, ओ से ऑनसेट है, बी से बिहेवियर, कॉग्निशन और सिम्पटम है, तो इसे रट्टा मार सकते हो। तो आई थिंक 25 मिनट का मैंने बना लिया है पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर बाकी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।